नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज शुरू करते हैं एक प्रमुख समाचार से, और ये समाचार है ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पीएम। ये एक बहुत ही अच्छा समाचार है हम भारतवासियों के लिए, और यह एक गौरव का पल है। मतलब हम पर गर्व करना चाहिए, और साथ ही साथ जो ऋषि सुनक है इनका पर भी गर्व करना चाहिए कि इन्होंने कहीं न कहीं से भारत और साथ ही साथ हिंदू यानी कि सनातन धर्म को प्रमाणित किया, यानी कि प्रूव किया इस दुनिया में। इस समय इतिहास का कुछ बातें मुझे याद आ रही है। जब विंस्टन चर्चिल, ये जो व्यक्ति को देख रहे हैं ये है विंस्टन चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये पीएम थे। ये देखिए, ये सब फाइटर प्लेन है, इनका निशाने के तौर पर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पीएम थे। फिर इनके बाद आया क्लेमेंट एटली। 1946 में आए क्लेमेंट एटली, ठीक है, इतिहास में ऐसा आता है क्वेश्चन। एटली आए, इनका बाद अगला पीएम एटली आए। लेकिन इनका समय से ही ये जो विंस्टन चर्चिल है, इनका समय से ही यह तय हो गया था कि भारत को अब जो है आज़ादी देना पड़ेगा। लेकिन विंस्टन चर्चिल का कहना था हम भारत के ऊपर शासन करके भारत के ऊपर ही उपकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश इतना बड़ा है और वहाँ के लोग इतना पिछड़े हुए हैं कि पिछड़े मतलब होता है कि मतलब मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि इतना बड़ा देश, जितना बड़ा भारत देश है, ये देखिए पहले देश से ही बड़ा था, साथ में पाकिस्तान भी, और इधर बांग्लादेश में जोड़ लीजिएगा, उस समय था। तो इनका मानना था कि भारत के लोग भारत देश शासन करने के लायक नहीं हैं, और इसलिए भारतीयों को हमारा यानी कि अंग्रेज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, आप लोग को जो है इंसान बना रहे हैं, आप लोग इंसान लायक नहीं हैं। हालांकि जिस समय अंग्रेज का शासन शुरू हो गया था 1600 ईस्वी से, में अंग्रेज जो है पहला कारखाना शुरू किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस विषय में हमें आऊँगा अगला 2-4 स्लाइड के बाद, वो भी एक है, उस विषय में मैं जिक्र करूँगा। लेकिन अब अभी जो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि विंस्टन चर्चिल क्या कहते थे। विंस्टन चर्चिल कहते थे, पहली बात इन्होंने महात्मा गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, अक्सर क्वेश्चन में आता है। और दूसरा, भारतीयों को नीच मतलब वो कुछ करने लायक नहीं है, मतलब अपना वो इस लायक नहीं है कि वो खुद का शासन कर सकते हैं। और ये कहा था, विंस्टन चर्चिल कहा था, अगर भारत को आज़ादी दे दे तो भारत कुछ ही साल के अंदर भारत देश टूट जाएगा, और वो एक अस्थिर प्रकार का देश साबित होगा, जहाँ पर हमेशा आर्थिक और राजनीतिक संकट बना रहेगा। इनका मानना था विंस्टन चर्चिल का। लेकिन आज इनका आत्मा या ऊपर से ये देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा है कि इनका बात जो है
पहली बात कि आज ब्रिटेन का ऐसा हालत है कि ब्रिटेन एक साल में ब्रिटेन में 3 PM बन चुका है। एक साल में 3 PM बन चुका है। तो राजनीतिक हालत वहाँ पर कैसा अस्थिर है, ये विंस्टन चर्चिल देख रहे होंगे। दूसरा, आर्थिक के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे है। इकोनॉमिक के मामले में भारत ब्रिटेन से आगे है। तो इनका दोनों ही बात जो भविष्यवाणी था बेकार साबित हुई। और उससे भी बढ़ के जो कभी समय था कि अंग्रेज करीब 200 साल तक भारत पर राज किया, आज का दिन यानी कि दिवाली का दिन, ये देखिए दिवाली दिया जलाया हुआ, दिवाली के दिन भारत को और साथ ही साथ भारत सभी भारतवासियों और खास करके हिंदुओं को ये दिवाली का उपहार मिला है कि ऋषि सुनक जी जो है PM पद के लिए चुने गए ब्रिटेन में, और वो पहला भारतीय और पहला हिंदू PM है। लेकिन इनका PM बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था, लेकिन इनको सिर्फ एक चीज़ पता था, कर्म करो फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करे जाओ। इनका ऊपर बहुत तरह का समस्या आई इनको, क्योंकि ये अंग्रेज नहीं है, ये हिंदू हैं। इस कारण से भी इनको कई बार इनको जो है सरकारी उच्च पदों से वंचित रखा गया। मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। लिज ट्रस जो है, इनसे पहले लिज ट्रस नाम की एक महिला PM थी। अगर ये भी अंग्रेज रहते यानी कि श्वेत, जिसको बोलते हैं श्वेत और काला, तो सॉरी श्वेत और अश्वेत। श्वेत मतलब हो गया जो वहाँ का अंग्रेज है, और अश्वेत मतलब हो गया जो बाहर से आके जो इंग्लैंड में बसे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान का, भारत का, जैसे भारत का ये तो हो गया ना ऋषि सुनक, उस तरह से ऑस्ट्रेलिया से कोई गया होगा, अफ्रीका से कोई गया होगा, जाके सब बसे हैं, तो उन सबको अश्वेत कहा जाता है। और श्वेत मतलब जो ब्रिटेन का रहने वाला है। ये डबल इतना खुशी का विषय है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। पहला कि जो भविष्यवाणी देखे थे विंस्टन चर्चिल, इनका भविष्यवाणी तो बहुत पहले ही बेकार साबित हो गया था। दूसरी बात, जो कभी अंग्रेज हम पर शासन किए थे, आज किसी न किसी तरीके से भारतीय मूल के, ये भारतीय नहीं है, बात याद रखिएगा। ऋषि सुनक जो है भारतीय नहीं है, ये ब्रिटेन के ही हैं, लेकिन इनका पिताजी और दादाजी जो है भारत से थे, इसलिए भारत मूल के हो गए, भारतीय मूल। और भारत जो अभी 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव। और इस समय भारत को जो है ये एक बहुत अच्छा उपहार मिला, प्लस दिवाली के दिन, ठीक है, 24 अक्टूबर का दिन, 24 अक्टूबर 2022 का दिन जो है बहुत शुभ रहा। दूसरी बात, ये जो अभी PM बने हैं, इससे पहले ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं ब्रिटेन के। जिस समय बोरिस जॉनसन PM थे, उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, यानी कि वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री जब हम जानते हैं, जब भी कोई मिनिस्टर बनता है या कोई सरकारी पद का उच्च पद लेता है तो शपथ ग्रहण होता है। तो शपथ ग्रहण में ऋषि सुनक जी
गीता को ऊपर रखकर कसम खाए थे। शपथ ग्रहण, यानी कि गीता को ऊपर रख कर शपथ लिए थे। तो यहीं से समझ सकते हैं कि इनका कितना लगाव रहा है हिंदू धर्म के प्रति। ये ऐसा व्यक्ति रहा है जो भले ही इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ, पला बड़ा ब्रिटेन में, सब कुछ ब्रिटेन में किया, लेकिन अपना संस्कृति नहीं भूला। और यहाँ हमारे कुछ देश के लोग यहाँ तक कि जब वित्त मंत्री बने थे, तब भी हमें संस्कृति नहीं भूला है। तब भी ये गीता के ऊपर आस्था इनको रहा है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इनको आस्था रहा है, विश्वास रहा है। उनका ऊपर गीता को ऊपर रख के हाथ रख के शपथ लिया। और अभी जब प्रधानमंत्री बनेगा, अभी तो शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, शायद 28 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, 28 अक्टूबर 2022 को। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुनक जी यानी कि ऋषि जी गीता पर ऊपर रखे ही, गीता पर हाथ रखे ही शपथ लेंगे। और यहाँ पर हमारे देश के कुछ लोग जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानने लगते हैं और तरह तरह का तर्क वितर्क करने लगते हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं आता है। कभी कभी सही तर्क वितर्क भी करता है, नहीं कभी कभी बिना मतलब तर्क वितर्क करता है, और हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बात बात पे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहता है, जबकि वो खुद ही नीच होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इनका सफ़र, पीएम पद के सफ़र तक का जो है, इनको क्या क्या इनको मुसीबत का सामना करना पड़ा और क्या क्या किया, इनका उपलब्धियां क्या रही है, हम लोग थोड़ा इस विषय में जानेंगे। कोविड-19 और यूक्रेन रसिया वार। कोरोना वायरस जिस समय चल रहा था, उस समय हम लोग जान रहे हैं शटडाउन, लॉकडाउन चल रहा था। भारत में भी लॉकडाउन रहा करीब 1 साल तक, ब्रिटेन में भी लॉकडाउन रहा, लगभग पूरा दुनिया में लगभग लॉकडाउन रहा। उस समय इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चले गया था। कंपनियां बंद थी, कमाई का साधन नहीं था, नहीं खर्चा तो पूरा खर्चा तो अपनी जगह रहबे करेगा, कमाई का साधन भले घट सकता है। तो इस सब से जो है, हालांकि भारत में भी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आया था, लेकिन वो कुछ समय तक रहा, फिर हट गया। मतलब हम लोग निकल गए हैं क्राइसिस से। लेकिन ब्रिटेन जो देश है, कोरोना वायरस क्राइसिस से बाहर निकल रहे थे कि तब तक रसिया यूक्रेन का वार हो जाता है। और क्योंकि ब्रिटेन जो है यूरोप में पड़ता है, और रसिया का भी कुछ भाग यूरोप में पड़ता है, और रसिया से बहुत कुछ जो है सामान यूरोप कंट्री में जाता था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह और भी बहुत सारे देश हैं। और वो जो तेल और गैस जो है रसिया सस्ते दामों पर उपलब्ध कराते थे। साथ ही यूक्रेन से लोगों को अनाज और सूरजमुखी का तेल मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया। अनाज भी मिलना बंद हो गया, गेहूं मिलना बंद हो गया, सूरजमुखी का तेल मिलना बंद हो गया। रसिया से पेट्रोलियम कच्चा तेल भी मिलना बंद हो गया, गैस मिलना बंद हो गया। तो इस सब से जो है एक तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था ब्रिटेन में। यानी कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस आगे जाके पॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दिया, यानी कि राजनीतिक
समस्या। तो ये राजनीतिक संकट को जन्म दिया। कैसे कि बोरिस जॉनसन जो पीएम थे इसी साल, इनको इसलिए हटा दिया गया अपना पद से, इनको रिजाइन देना पड़ गया क्योंकि ये देश के अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे थे और इनका कुछ ऐसा पॉलिसियाँ थी कि इन्हीं के समय में जो है ये ऋषि सुनक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन इनका कुछ ऐसा एक्टिविटी रहा तो जिस कारण जो है सुनक जी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिस कारण से ये ऋषि सुनक, पहले तो ऋषि सुनक इनका कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन दिए, इनको देखा देखी कुछ और भी मिनिस्टर लोग रिजाइन दे दिए और लास्ट में जब सब रिजाइन देना शुरू कर दिए तो जॉनसन समझ गए कि अब मेरा जो है पत्ता साफ होने वाला है, अब मेरा कुछ वैल्यू नहीं रहा, तो मैं खुद ही रिजाइन दे देता हूँ। तो अंत में जो है ये खुद ही रिजाइन दिए। जब ये रिजाइन दिए तो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रिटेन के सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी, देखिए जिस तरह से भारत में बहुत सारे पार्टी है, ठीक है, कांग्रेस है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी है, ठीक, सपा है समाजवादी पार्टी, बसपा है बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, उसके बाद जेडीयू है, जेएमएम है, ठीक है, टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस। भारत में क्या है कि बहुत सारे पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन और उसमें से भारत में कांग्रेस और बीजेपी और कुछ कुछ जगह में जो है अभी चल रहा है आम आदमी पार्टी, साथ ही और भी कुछ कुछ पार्टियां हैं जैसे टीएमसी है बंगाल में। तो ये सब पार्टी सिस्टम है। तो सेम उसी तरह से अगर हम लोग ब्रिटेन में जाते हैं तो ब्रिटेन में जो है दो प्रकार का पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। लेबर, भारत देश को जब आज़ाद मिला 1947 में, उस समय क्लेमेंट एटली जो पीएम थे वो लेबर पार्टी से थे, बात याद रखने का चीज़ है। लेकिन ये अभी कंजर्वेटिव पार्टी में ये प्रधानमंत्री का पद इनको दिया जाएगा। आगे देखते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद पार्टी नेता और प्रधानमंत्री पद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच लोगों की पहली पसंद भारतीय मूल के ब्रिटिश और पूर्व चांसलर ऋषि सुनक बने हुए हैं। 42 साल के सुनक 55% पसंदीदा राय के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। 29% के साथ पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दूसरे स्थान पर है। तो यही बात है, कर्म सबसे बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हारा तुमको जरूर मिलेगा। कुछ लेट से ही मिलेगा, कुछ समय से ही मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा। इनका जगह जब बोरिस जॉनसन को इनको रिजाइन देना पड़ा तो इनका बाद ऋषि सुनक जी जो है ये अपना इनका जो है पीएम का पद के लिए ज़्यादा मतलब लायक थे, मतलब ज़्यादा मतलब एलिजिबिलिटी रखते थे। लेकिन फिर भी ये जो लिज ट्रस है इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, कारण कि ये जो है
भारतीय मूल के हैं, ये अंग्रेज नहीं है, और ये लोग जो है बचपन से अंग्रेज है, इनका पूरा परिवार सबका सब अंग्रेज रहा है, तो इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। इनके साथ भी वही हुआ। लेकिन इस जगह में ऋषि सुनक गीता का ज्ञान नहीं भूला कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो इन्होंने उस समय, जिस समय इनका रिजाइन हुआ और दोबारा से इलेक्शन हुआ, तो लिज ट्रस जो है ये मैडम बहुत कुछ लोक लुभावना वादा दिया, जिस तरह से भारत में होता कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो लैपटॉप देंगे, गाड़ी देंगे, साइकिल देंगे, ठीक है। तो मैडम बोली थी कि हम सत्ता में आएंगे तो टैक्स में सबका कटौती करेंगे, यानी कि जितना टैक्स लिया जाता है वो टैक्स हम कम लेंगे, टैक्स कम लेंगे हम, और उसके बाद जितने जल्दी हो सके हम देश का अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। लेकिन यह सोचने वाला बात है, अगर हम टैक्स कम लेंगे, ठीक है, आम जनता सब टैक्स नहीं लीजिएगा, कम लीजिएगा, लेकिन अगर आप टैक्स कम लीजिएगा तो आपका राजकोष में पैसा कम जमा होगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी जो है उसमें पैसा कम आएगा। जब उसमें पैसा कम आएगा तो आप जो है गवर्नमेंट पॉलिसी कहाँ से बना पाइएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको सैलरी कहाँ से दीजिएगा। तो टैक्स कटौती करना ही इकोनॉमी का सॉल्यूशन नहीं है। ये बात जो है ऋषि सुनक जी पहले ही बोल दिया था कि ये चीज़ ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, और ये जो सिस्टम आप कर रहे हैं मैडम, ये आगे जाके और घातक साबित होगा। यानी कि अभी तक तो पैर में फांसी लगा हुआ है, लेकिन आप ये जो पॉलिसी ला देंगे तो यही वाला जो रस्सी है, फांसी जो है गर्दन में लग जाएगा, ठीक है, इंग्लैंड का गर्दन में फांसी लग जाएगा। हुआ भी वही। जब मैडम टैक्स कटौती करके अर्थव्यवस्था बचाने का प्रयास करने लगी तो देश में और आर्थिक संकट और ज़्यादा गहरा गया, और इनका सभी जगह जो मैडम का है आलोचना होने लगी, यानी कि इनका जो बारे में लोग तरह तरह का बात करने लगे, और इनको समझ में आ गया कि अब जो है मेरा पद पे बने रहना मुश्किल है, क्योंकि इनका ही पार्टी के लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और एक तरह से इनको जो है आग में घी डालने का काम तब हुआ, आग में घी डालने का काम तब हुआ जब ये मैडम का कैबिनेट में एक फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो भारत के खिलाफ गलत बयान दे दिया, और उस बयान के कारण जो इंग्लैंड और भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप भी हमारे देश में कुछ भी सामान बेचेंगे तो आपको ऊपर टैक्स हम नहीं लगाएंगे, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, है ना। आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि जब भारत में कुछ सामान आता है बाहर से, भारत में नहीं, कोई भी देश का सामान किसी दूसरे देश में जाता है, तो वो देश अपना नियम के अनुसार, और साथ ही WTO का नियम के अनुसार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार उनका पर कस्टम ड्यूटी लगाता है। कस्टम ड्यूटी का मतलब हो गया आपका सामान मेरा देश में आएगा बिक्री मतलब बिकने के लिए, तो उसका टैक्स आपको देना होगा। उसी तरह से भारत का भी सामान जब किसी दूसरे देश में जाता है तो वो देश भी अपना WTO के हिसाब से वो अपना टैक्स लेता है, और हम लोग भी टैक्स देते हैं, क्योंकि हम लोग का सामान बाहर देश में बिक्री होगा इसलिए। लेकिन भारत और इंग्लैंड में, यानी कि ब्रिटेन में, ये एग्रीमेंट बन चुका था कि आपका सामान मेरा देश में और मेरा सामान आपका देश में बिना कोई टैक्स का बिक्री मतलब हो सकता है। इसमें दोनों देश का राहत मिलता है, भारत को भी और इंग्लैंड को भी, क्योंकि अभी भारत जो है अच्छा पोजीशन में है,
अगर इनसे यानी कि ब्रिटेन से अगर भारत का बिजनेस अगर नहीं भी होता है तो भारत को उतना घाटा नहीं होगा, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने के लिए दुनिया का सारा देश खड़ा है अभी के समय में। तो मैडम के बात समझ में नहीं आ रहा था, और मैडम का अंडर में एक और वित्त मंत्री थी। अब उन्होंने क्या किया, भारत के खिलाफ गलत बयान, जबकि वो खुद एक हिंदी थी, गलत बयान दिया और भारत विरोधी बात करने लग गया। तो क्या हुआ, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट था वो टूटने के कगार पहुंच गया। अगर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टूट जाता तो ब्रिटेन का हालत कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रीलंका जैसे भी हो सकता था। ठीक, तो फिर क्या हुआ, अंत में मैडम को जो है सब तरफ से जो है आलोचना का सामना करना पड़ा, और मैडम जो है खुद ही रिजाइन दे दी है। मात्र 45 दिन ये सत्ता में रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री 45 दिन रहा, वो ब्रिटेन में। और ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही साल में 3 प्रधानमंत्री बदली हुआ, मतलब 3 प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पहले जॉनसन थे, बोरिस जॉनसन, ये हट गए, इनके बाद ये मैडम आए लिज ट्रस, ठीक है, अब ये भी हट गए, इनका बाद अब आएंगे सुनक जी। और भारत ही नहीं पूरा दुनिया, पूरा मतलब ब्रिटेन ही नहीं पूरा भारतवासियों को भी विश्वास है कि सुनक जी ब्रिटेन को पटरी पर ले आएंगे। अब चलते हैं हम लोग ऋषि सुनक जी जो हैं, इनका निजी जीवन कैसा रहा है और किस तरह के मतलब अपना इनका शिक्षा ग्रहण किए हैं, और भी कुछ बात इनके विषय में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं निजी जीवन। सुनक गुजरावाला के एक पंजाबी खत्री परिवार से है। सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथ हैम्पटन, हैम्पशायर, इंग्लैंड में पिता यशवीर और माता उषा सुनक के घर में हुआ। वह 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके दादा दादी पंजाब प्रांत में भारत में पैदा हुए थे, दादा दादी, और 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से अपने बच्चों के साथ यूके चले गए। ठीक, सुनक ने अगस्त 2009 में भारतीय अरबपति, ध्यान दीजिएगा 2009 में भारतीय अरबपति इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की। तो मतलब ये जो है ऋषि सुनक जी जो है करीब कहा जाता है 6000 करोड़ का मालिक है। और साथ ही साथ इनका संपत्ति और इनका पत्नी का संपत्ति मिला के जो है 6000 करोड़ होता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब हैसियत रखते हैं, पढ़ाई में भी और कमाई में भी, सब तरफ में। आगे चलते हैं। सुनक एक ब्रिटिश, भारतीय और हिंदी पंजाबी खत्री है। उन्होंने 2017 से हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवद गीता पर शपथ ली है। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला जाता है, और राज्यसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, HCHL, हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब राज्यसभा, ठीक है। वह पहले ईस्ट लंदन साइंस स्कूल के गवर्नर भी थे। आगे चलते हैं, शिक्षा में देखते हैं।
सुनक के विनचेस्टर कॉलेज में स्कूली शिक्षा हासिल की। उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र में फर्स्ट के साथ स्नातक की। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री भी हासिल की। तो इनका जो शिक्षा है वो भी उत्कृष्ट है। सुनक ने यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर सरकार की आर्थिक नीति पर प्रमुखता से काम किया था। जिस समय कोरोना वायरस अपना चरम सीमा पे था, अब पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा था, उस समय सुनक जी बिना अपना निजी स्वार्थ को देखते हुए, यानी कि देश हित में, ये अपना भी कंपनी का पैसा वहाँ लगाएं देश हित में, और बहुत सारे लोगों को कोरोना के समय में मेडिकल और मेडिसिन सुविधाएं पहुंचाई। तो उस समय से जो है 2020 से इनका इमेज बढ़ता ही गया। तो अभी हम लोग जो है देख लिए कि ब्रिटेन में भारत का बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े कंपनी जो है जो बिजनेस कर रहे हैं, और इन्हीं कंपनियों में बहुत सारा वहाँ का लोकल लोग भी काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे जो है ब्रिटेन वासी हिंदुजा कंपनी में, लक्ष्मी मित्तल कंपनी में काम कर रहे हैं। यानी कि जो बड़ा बड़ा भारतीय कंपनी है, इनका साथ साथ कोरस कंपनी में जोड़ लीजिएगा। कोरस जो है टाटा कंपनी है, वो भी इन सभी कंपनी मिल के करीब वहाँ पर करोड़ों लोगों को नौकरी देता है। करोड़ों। सोचिए, अगर वो ब्रिटेन का पॉलिसी अगर भारत के खिलाफ बनना शुरू होगा, तो ये कंपनी तो ब्रिटेन में क्या नहीं करा सकता है। एक समय था जो भारत से लूट के, सिर्फ भारत से नहीं पूरी दुनिया से लूट के जो है ब्रिटेन अपना तिजोरी भरता था। लेकिन आज दिन ऐसा आ गया कि भारत जो है ब्रिटेन का सत्ता में बहुत बड़ा रोल निभाता है। लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है कि भारत का दबदबा ब्रिटेन में बढ़ते ही जा रहा है, चाहे बिजनेस के मामला में हो, चाहे पॉलिटिक्स के मामला में हो। यही कारण है। तो दो कंपनी हम लोग देख चुके हैं, TCS और इन्फोसिस। TCS का फुल फॉर्म हो गया टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, और इन्फोसिस, ये दोनों कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और सिर्फ भारत में नहीं पर दुनिया में सेवा देते हैं। और आगे देखते हैं, सुनक जी का प्रॉपर्टी पूरा दुनिया में है, चाहे वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत या फिर यूरोप। तो ये तो बिजनेसमैन भी एक सफल बिजनेसमैन भी है, और साथ ही साथ अभी एक सफल राजनीतिक भी बनने जा रहे हैं, यानी कि पॉलिटिशियन। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से भारत का पतन हुआ, सॉरी इंग्लैंड का। जो अभी ये नौबत आ गया है कि यहाँ पर एक ही साल में तीन तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो कभी हमारे देश के बारे में भविष्यवाणी किए थे, आज उनके साथ वो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन, जो कभी कहा जाता है कि ब्रिटेन का राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है,
तो ये दुनिया का मैप को देख सकते हैं आप, दुनिया को मैप को देख सकते हैं। इस मैप में आप देख रहे हैं जो जो भी लाल लाल रंग का है, इसमें सब जो है ब्रिटेन का शासन था, ठीक है ना। अब ब्रिटेन जो है खुद एक छोटा सा जगह है, ये देखिए यूरोप, इस जगह में ब्रिटेन है, और कितना बड़ा जगह को शासन कर रहा था देख लीजिए आप। ऑस्ट्रेलिया से लेके इधर इधर अफ्रीका से लेके इधर अमेरिका, कनाडा, अमेरिका को भी शासन किया है ब्रिटेन। तो बोला जाता है इनका राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है। तो सूर्यास्त क्यों होगा भाई? क्योंकि मान लीजिए जैसे हम लोग देखते हैं ग्लोब में, अगर देखते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध बोल रहे हैं हम लोग, इस तरफ से देख रहे हैं। तो पृथ्वी का 2 भाग में बढ़ता है ध्रुव में, और ग्लोब के हिसाब जब घूमता है तो इधर सुबह होता है तो इधर रात होता है। फिर जब पृथ्वी एक चक्कर काटेगा तो कभी तो तब इधर सुबह होगा, तब इधर रात होगा। इसका मतलब पृथ्वी का एक भाग में जो है सूर्य का प्रकाश पड़े रहा है, चाहे ये भाग पड़े या ये भाग पड़े। यानी कि जब भारत में जब रात होगा तब कनाडा में दिन होगा, अमेरिका में दिन होगा। जब कनाडा अमेरिका में जब रात होगा तो इधर में दिन होगा। तो इस हिसाब से जो है ब्रिटेन का राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है, ये कहा जाता था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि इनका जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो टूट के बिखर गया, और आज नौबत ऐसा आ गया कि ब्रिटेन जब कभी दूसरा पे राज करता था, अब ब्रिटेन कोई और जो जाके ब्रिटेन पे राज कर रहा है। ने कभी जो है भारत पे राज किया 200 साल तक, और अब जो है समय आ गया है कि एक भारतवासी जो है वहाँ जाकर राज करेगा। तो देखते हैं 1600 ईस्वी में अंग्रेज आना शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में, EIC, बिजनेस करने का बहाना। धीरे धीरे बिजनेस करते करते वो अपना बिजनेस फैलाया और धीरे धीरे जो है राज करना शुरू कर दिया। इस दौरान कई सारे लड़ाई झगड़े झड़पें भी हुई, और साम दाम दंड भेद का नीति अपना कर वो अपना सत्ता चलाते गया। फिर समय आया 1857 में एक युद्ध हुआ, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इस युद्ध में अनेक लोग मारे गए, अनेक सैनिक भी मारे गए हैं। इसमें लगभग पूरा देश इसमें भाग लिया, देश के सब तरह के लोग। और ये पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम 1857 इसको माना जाता है। ये घटना के बाद अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब जो है भारत पे शासन करना है तो कंपनी का शासन हटाना होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको हटा दिया गया, और हटाने के साथ अब यहाँ पर जो है ब्रिटेन सीधे तौर पर अपना शासन करने लगा। और इसके बाद जो है कुछ सुधार हुई। जैसे कि पुलिस व्यवस्था लाया गया, ठीक है, दंड संहिता लाया गया, IPC 1860 में लाया गया। साथ ही इंडियन पुलिस एक्ट 1862 61-62 में लाया गया। तो इस तरह से जो है एक नया तरह से शासन करना शुरू किया गया, जो कि एक लंबा समय तक शासन किया, 1947 तक शासन चला। लेकिन कहते हैं हर चीज़ का एक दिन अंत होना ही है, अंत होता है। जिसका उदय होता है उसका पतन भी होता है, जिसका उदय होगा उसका पतन भी होगा। वो इंग्लैंड जो पूरा दुनिया से धन संपत्ति लूट के अपना देश ले गया, और दुनिया से तो क्या बोले,
उस समय तो ये सब जगह में कुछ था ही नहीं। था अगर धन संपत्ति तो भारत में था। यानी कि इंग्लैंड के पास जो भी धन संपत्ति था पहले, ये दूसरे विश्व युद्ध से पहले की बात कर रहा हूँ, तो सारा का सारा धन संपत्ति जो है उसका 90% जो है अकेले भारत से लूट कर ले गया था अंग्रेज। इसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात अनाज बहुत कुछ था। तो ये जो लूट के जो ले गया था, जब भारत का जो आर्थिक शोषण किया, उस विषय में एक किताब भी लिखा गया है, उसे पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादा भाई नेरोजी जो लिखे थे, दादा भाई नेरोजी को बोला जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। तो दादा भाई नेरोजी अपना किताब में इस विषय में बहुत बढ़िया से लिखे हैं, लेकिन उसका स्थिति आज किस हालात में पहुंच गया है हम वो जानते हैं। तो श्री कृष्ण जो है गीता में कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। ये बात उस समय बिल्कुल सही बैठ रहा था जिस टाइम वर्ल्ड वार 2 हो रहा था। वर्ल्ड वार 2 जो हो रहा अच्छा हो रहा, और जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हमें लूटा अंग्रेज, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ सुधार भी करके गया, रेल, पोस्ट, पुलिस, न्याय, और साथ ही साथ हमें यह भी सिखा के गया कि हमें एकता में रहना, एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान को जब तक कहीं ठोकर नहीं मिलता तो उसको सबक नहीं मिलता है। तो करीब 200 साल तक हमें गुलाम बना कर रखा, तो एक सबक मिल गया। दूसरी बात, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। उस समय तो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो वर्ल्ड वार 2 में हम जानते हैं बढ़िया से कि सबसे ज़्यादा उसमें अगर किसी ने अपना जान माल का क्षति उठाई तो वो है ब्रिटेन, क्योंकि दुनिया में उसका सब जगह शासन चल रहा था, और सभी जगह में जो उसको दुश्मन देश उसके ऊपर अटैक कर रहा था। ये कभी वर्ल्ड वार जब पढ़ाएंगे, इतिहास बताएंगे, तो उस समय ब्रिटेन का बाकी सभी देश के इसमें योगदान बताएंगे। आज तो हम लोग ये जानते हैं कि जानने की कोशिश करें कि ब्रिटेन किस तरह से बर्बाद हुआ। तो ये सभी जगह में जब वर्ल्ड वार चल रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है, जहाँ जहाँ इसका शासन है, तो वहाँ जो खर्चा है, वहाँ का जो सेना के ऊपर खर्चा, उनका राशन पानी दवाई हथियार गोला बारूद, सब में खर्चा जो है ब्रिटेन का पास जो पैसा लूट लूट कर रखा था वो पैसा लगाना पड़ गया। दूसरी बात, ब्रिटेन के ऊपर ही, यानी कि ब्रिटेन का अंदर ही बहुत सारा हमला होने लगे, जिसमें उसका बहुत सारा जो है बिल्डिंग बर्बाद होने लग गया। बिल्डिंग के साथ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, जिसमें गाड़ी हो गया, ब्रिज हो गया, बहुत कुछ जो है निर्माण क्षेत्र जो बना था स्ट्रक्चर, उसको बर्बाद कर दिया गया वर्ल्ड वार में। तो इधर से भी ब्रिटेन को जो है लॉस हुआ। ब्रिटेन का जो नेवल शिप है, देखिए शिप है, शिप में बहुत कुछ सामान रहता है, हथियार रहता है, गोलाबाज रहता है, यानी कि सब तरफ से जो है ब्रिटेन जो कुछ भी कमा का पैसा लूट के रखा था दुनिया से, वो वर्ल्ड वार 2 में उसका सब बर्बाद हो गया। ठीक है, और ये वर्ल्ड वार 2 अगर नहीं होता है तो भारत को जल्द आज़ादी भी नहीं मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जिस हिसाब से ब्रिटेन का जो जितना धन जान माल का क्षति पहुंचा है, कि ब्रिटेन के पास अब और शक्ति नहीं रहा कि किसी के ऊपर वो शासन करेगा। और इधर से जो है हमारे देश में भी अंदर से महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सभी का योगदान बिल्कुल रहा है। लेकिन वर्ल्ड वार 2 अगर नहीं होता तो उनका योगदान जो है
यानी कि भारत को आज़ाद मिलने में और भी 10 से लेकर 20 साल तक समय लग सकता था। ये वर्ल्ड वार 2 हुआ, ब्रिटेन कमज़ोर हुआ 1945 में। 1946 में ब्रिटेन को समझ में आ गया कि मेरा कितना नुकसान हुआ और हम अब वो मेरा शक्ति नहीं रहा है कि हम किसी के ऊपर शासन करें। तो तब से ही जो है दुनिया का हर देश को ये आज़ाद करना शुरू कर दिया। तो हम लोग इस तरह से देखें कि किस तरह से जो है ब्रिटेन अभी इस नौबत पर पहुंचा। और इसके बाद क्या हुआ कि भारत से बहुत सारे लोग जो है जब ब्रिटेन में जाकर बस गए थे, वो लोग वहाँ बिजनेस करना शुरू किया। और कुछ जो है आज़ाद होने के बाद, जैसे रतन टाटा, जैसे टाटा ग्रुप ने कोरस कंपनी को ख़रीदा, वो भी जो आपका ब्रिटेन का रहा है। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे ब्रिटेन का अंदर जो ब्रिटेन कभी भारत का अंदर आके शासन करते थे और भारत का जो आर्थिक गतिविधि के ऊपर कंट्रोल रखते थे, आज समय ये आ गया कि भारत जो है जाकर ब्रिटेन में अपना आर्थिक गतिविधि कंट्रोल रखता है। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मैं जो भी मेरा विचार में आया बताने की कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मैं ठीक से बता पाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री कृष्ण।